जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल पूछा गया है ना, यानी कि जो 2024 में जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा है किसमें, जीएस 1 के अंदर में। अब देखिए, आप लोगों में से जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, प्रीलिम्स भी अगर एक दो अटेम्प्ट दे दिया होगा, तो उन्हें पता है कि आंसर राइटिंग की क्या वैल्यू होती है। जो मेंस में बैठ के आए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली 1 GS वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी अब हमारा GS 1 कंप्लीट होने वाला है। आज 17 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, हमारा GS 1 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब GS 1 कंप्लीट हो जाएगा, हम GS 2, GS 3, GS 4 इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। वो लैंग्वेज भी पेपर क्या रहता है, 2 होते हैं, हिंदी इंग्लिश होते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी सिलेबस की नॉलेज होगी, तो जो GS 1 का पेपर होता है उसमें जो बैकग्राउंड जो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है। एक तो हिस्ट्री से, दूसरा पूछा जाता है जियोग्राफी से, फिर पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर, और पूछा जाता है सोशल एंड डेमोग्राफिक से। तो यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है सोशल एंड डेमोग्राफी से। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, यानी कि जो रीजनल का मतलब होता है क्षेत्र, और डिस्पैरिटीज का मतलब होता है असमानता। यानी कि अगर आप इन जनरल लैंग्वेज में बात करें तो आपको ये बताना है कि जो रीजनल इनइक्वालिटी क्या होती है, असमानता क्या होती है। तो देखिए, जैसे जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं जितने लेवल पे, तो थोड़े से वर्ड स्टैंडर्ड भी क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, यानी कि क्षेत्र असमानता क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस तरीके से डाइवर्सिटी से क्या है, अलग है। डाइवर्सिटी से आपने अगर अगर 6th की जो पॉलिटिकल साइंस के बुक है ना, वो अगर आपने रीड करा होगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है, बेसिक अंडरस्टैंड आपको वहाँ से आ जाएगा समझ में। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे मूव कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको क्या है, मिनिमम 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी NCERT कंप्लीट हो जानी चाहिए। तब जाकर के स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट होने से पहले आपको कहा जाता है कि आप पहले NCERT कंप्लीट करें। NCERT जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि आप स्टैंडर्ड बुक को इजीली समझ सकते हैं। सेल्फ स्टडी पे भी आपको समझ में आ जाएगी स्टैंडर्ड बुक कहना क्या चाहता है। देखिए, क्वेश्चन और आता है जनरली निकल करके कि हमें आंसर राइटिंग क्या प्रिपरेशंस, जैसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया वैसे ही कर देना चाहिए। नहीं, आपको पहले क्या करना है, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिया, सिलेबस एनालाइज कर लिया, आपको अब पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना, वो आपको एक रोड मैप की तरह काम करता है, रोड डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, मतलब एक मैप की तरीके से काम करता है। आपको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर पूछा कैसे जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज कर, मतलब एनालाइज कर लिया है, सिलेबस एनालाइज कर लिया, आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी NCERT क्लास 6 से 12 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेन से नहीं, आप डायरेक्ट पहले अगर आपकी जो आंसर राइटिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो NCERT बुक के हिसाब से आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो आप जो आंसर लिख रहे हैं, जैसे आपको बहुत सारे गूगल पे भी मिल जाएगा कि NCERT बेस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बुक कवर करते जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से आंसर अटैम्प्ट करते चाहिए। तो आपको, अगर आपको पेपर एनालाइज करना है, मिनिमम संडे का दिन ऐसा रखिए जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेंड करना है, प्रीलिम्स के और मेंस के। काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इस तरीके से। अगर आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, सिविल सर्विस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो डाइवर्सिटी है वो कैसे अलग है रीजनल डिस्पैरिटी से, और ये हमारी कंट्री के अंदर यहाँ, यानी कि जो डिस्पैरिटीज है, असमानता है, हमारी कंट्री के अंदर एक कैसे सीरियस इशू बना हुआ है। इस पे आपको क्या करना था, डिस्कस करते हुए 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना था। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन जनरली ये भी निकल के आता है कि आखिर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे आपकी वर्ड स्किल और राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी,
दूसरा कि जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से लेकर के 10 तक, कहाँ से 150 वर्ड में पूछे गए हैं, जो कि 10 नंबर का है। वहीं पे अगर हम 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन की बात करें, वो 250 वर्ड में लिखने हैं, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। आप इन सबको कैलकुलेट कर लो तो 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं और एवरेज निकल के आएगा आपके पास एक आंसर लिखने के लिए 7 मिनट। यानी कि 7 मिनट्स में आपको इतना अट्रैक्टिव आंसर लिखना है कि आप जो 1 लाख बच्चे जो मेन प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं उसमें आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होना है। इस तरीके से आंसर राइटिंग आपको डेवलप करनी है, इन 7 मिनट में इतना अट्रैक्टिव आंसर लिखना। उसी में काम आता है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको पता होगा कि कैसे आंसर लिखना है, कि एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो। वैसे 250 मार्क्स का होता है, मिनिमम आपको 75% मार्क्स लेकर के आने होते हैं मेंस में एक सब्जेक्ट को पास होने के लिए, और हर एक सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है, तब आप मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे उस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर मुझसे कोई एक्सपर्ट स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, या कोई सीनियर टीचर्स देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स हो सकते थे सजेशंस में, आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग वीडियो है, आंसर है, पॉइंट्स है, आप वो दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। रीजन ये होता है कि जब मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराऊँ टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये ढूंढने में परेशानी ना हो कि ये कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन अरेंज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है और डाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, जो कि पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रीजनल जो डिस्पैरिटीज है, इसको हम किससे रेफर करते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। यानी कि जो सोसाइटी के अंदर, क्षेत्र के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो रिसोर्सेज का जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस किसका, जैसे रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज है, डेवलपमेंट है, इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो बांटा जाता है वो अनइक्वल तरीके से, यानी कि इक्वली तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं हो पाता है हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्से में। देखिए रीजन का मतलब यहाँ पे होता है क्षेत्र, यानी कि एरिया। एक तरीके से आप कह सकते हो जनरल इंग्लिश में एरिया हो जाएगा और हिंदी में आपका हो जाएगा क्षेत्र। तो आप इस तरीके से क्या है इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी आप प्रिपेयर कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए। तो कंट्री के अंदर में अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग एरिया के एरिया जो होते हैं, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का, डेवलपमेंट का, ये इक्वली तरीके से नहीं हो पाता है, तब उसे हम कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। तो जैसे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं नजर आएगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा नजर नहीं आएगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा नजर नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम बिहार, उड़ीसा जैसे अगर हम स्टेट की बात करते हैं, और कंपेयर किससे करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला जैसे स्टेट से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा। अब देखिए बात करते हैं डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। वैसे पूछा तो इसमें सिर्फ रीजनल डिस्पैरिटीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको डाइवर्सिटी बता देता हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ही पूछा गया था कि जो डाइवर्सिटी से वो कैसे अलग है। तो आपको डाइवर्सिटी की भी डिफिनेशन होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जिसमें हम बात करते हैं जो डिफरेंसेस जो प्रेजेंस होते हैं, यानी कि जो अंतर उपस्थित होते हैं, अलग अलग जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं कल्चर के बेसिस पे। लैंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई आधार पे, भाषाई आधार पर। एथनिक का मतलब होता है जाति, या आप इसे कास्ट भी कह सकते हो। एथनिक हो गया। ये जियोग्राफिकल वैरायटीज कंट्री के अंदर जो होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डाइवर्सिटी कहलाता है।
मतलब ये समझिए ये इनइक्वालिटी से पूरी तरीके से क्या है, अलग है। अगर हम डिस्पैरिटी से बात करें वो क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस इसका जो होता है वो अलग अलग आइडेंटिटीज जो होता है, यानी कि अलग लोगों की जो अलग अलग आइडेंटिटीज होती है। जैसे कुछ कम्युनिटी के लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ये भाषाई आधार पे अलग अलग हो गए। तो इसमें इनइक्वालिटी नहीं है, ये इनकी एक अलग आइडेंटिटीज है। चाहे हम कास्ट के नाम पे, कास्ट के बेसिस पे कर लिए, रिलीजन के बेसिस पे कर लिए। जैसे कोई हिंदुज्म को फॉलो करता है, कोई जैनिज्म को फॉलो करता है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो ये मतलब रिलीजन के बेसिस पे क्या हो गए, ये डिफरेंसेस हो गए। तो इनकी ये एक आइडेंटिटीज है, तो इसको हम इनइक्वालिटीज में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें तो वो हमारी इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में काउंट होती है। तो ये यहाँ से आप दोनों की डिफिनेशन समझ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं दोनों कैसे अलग है। यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि हमारा जो रीजनल डिस्पैरिटी है और डाइवर्सिटी वो एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या नजर आएगा, एक इनइक्वालिटी नजर आएगा, इकोनॉमिक फोकस नजर आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या था वो उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अनइवन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अनइवन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि असमान तरीके से, अनइक्वली तरीके से लोग क्या होते जा रहा है, डेवलप होते जाना। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिहार की डेवलपमेंट स्टेटस देख सकते हैं और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट स्टेटस देख सकते हैं। दोनों की जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो अनइवन है, यानी कि अनइक्वल, असमान है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज में आ जाएगा। इसका जो ज्यादा एडवांटेज होता है, यानी कि मोर एडवांटेज होता है देन अदर्स, मतलब इसकी तुलना में, यानी कि जहां कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में क्या होता है, उनके पास अधिक रिसोर्सेस होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक फोकस की बात करते हैं तो इनमें जो इकोनॉमिक फोकस पे बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेम एग्जांपल है, आप बिहार उड़ीसा का अगर आप कंपेयर करोगे केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के मैटर में आपको काफ़ी बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट पीछे नजर आएंगे। अगर फिर वहीं पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मैटर में भी देख लो तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुरुग्राम, जो हमारे एनसीआर रीजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, अदर देन जैसे जो अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके मुकाबले। तो इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, ये सोशल और इकोनॉमिक इशू को क्या करने का काम करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। लीड करते हैं, इसे लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो जैसे ये किस सोशल और इकोनॉमिक इशू में क्या क्या लीड करते हैं, जैसे पॉवर्टी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वहीं पे बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाकर के क्या होना, शिफ्ट होना। तो जो क्षेत्र यानी कि जो एरिया कम विकसित होता है, कम डेवलपमेंट होता है, वो किधर माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पे उनको हेल्थ अच्छी मिलती है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी मिलती है, तो वो वहाँ पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट। तो सोसाइटी के अंदर में, यानी कि अगर हम सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर से बात करें तो ये इकोनॉमिक के अंदर और सोशल के अंदर में क्या करते हैं, कुछ इशू को क्या करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वो अपने लोकल एरिया से निकल करके बाहर के क्षेत्र में जाते हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें तो वो पटना जाते हैं, या मोस्टली स्टूडेंट दिल्ली जैसे शहर में आके, कोटा जैसे शहर में जाकर के प्रिपरेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स की जो इन्वायरमेंट होती है, अच्छी एजुकेशन वहाँ पे उन्हें मिल जाती है। तो आप यहाँ से भी एक समझ सकते हैं कि लोग माइग्रेट एक फैक्टर की वजह से नहीं करते, बहुत फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोग अपने रीजनल एरिया को छोड़ करके बाहर के साइड माइग्रेट करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या हो सकता है, तो ज़रूरत है कि सरकार की कि आज के टाइम पे वो ऐसी पॉलिसीज बनाए और ऐसे इंटरवेंशंस करे कि जिससे जो डेवलप और अनडेवलप स्टेट के बीच का जो बैलेंस है, वो जो गैप है ज़्यादा जो बढ़ चुका है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो जैसे आए दिन आप सुनते रहोगे कि बिहार के अंदर जैसे कोई फ्लाईओवर गिर गया, ब्रिज गिर गया, जो आधे कंस्ट्रक्शन होता है, आए दिन न्यूज़ में सुनने को आता है। मतलब क्या है कि आज के टाइम पे सरकार मतलब ये ज़रूरत है कि सरकार अपनी पॉलिसी में वो चेंजेस लेके आए कि जिससे जो ये अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट का जो गैप है वो क्या कर सके, उसको हम रिड्यूस कर सके, कम कर सके।
वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या है हिंदी में भी नजर आएगा। हिंदी में लिखने का मेन मोटिव ये होता है कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी आंसर अगर अपने पॉइंट्स में लिखना चाहें तो वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम डाइवर्सिटी के बारे में। अभी तक तो हमने रीजनल डिस्पैरिटीज बात करी थी, अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी वैरायटी हो गई, कल्चर फोकस हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और कि स्वाभाविक रूप से इसे कैसे अपनाया जा सकता है नेचुरली तौर पे, इस पे हम फोकस करते हैं, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें जो रेफर किया जाता है वो डिफरेंस कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, जैसे कि जो जातीय होता है, ट्रेडिशंस जो परंपरा चलते हुए आ रही होती है कंट्री और रीजन के क्षेत्र के अंदर में। तो ये इन इक्वालिटी नहीं होता है, ये दर्शाता है कि एक आइडेंटिटीज को दर्शाता है, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं डाइवर्सिटी। तो इसका जो फोकस रहता है वो कल्चर फोकस रहता है, यानी कि जो डील करता है वो किस किस के साथ डील करता है, सोशल और कल्चर एस्पेक्ट के साथ ये क्या करता है, डील करता है, जो कि सेलिब्रेटिंग होते हैं डिफरेंसेस अमंग द पीपल्स, यानी कि मुख्य रूप से जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित होता है, जो लोगों के बीच में मतभेद जैसी चीजों को क्या करता है, सॉल्व आउट करने का काम करता है। उसके बाद देखिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इसका जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो सोसाइटी के अंदर में क्या करता है, इंक्लूसिवनेस और हार्मोनी बनाने का काम करता है। सोसाइटी के अंदर में इनइक्वालिटी जैसी जो चीजें हैं उस पर वो क्या करता है, फोकस करता है कि किस तरीके से दूर किया जाए। जैसे इसका डाइवर्सिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारी कंट्री। हमारी कंट्री में आपको क्या है, डाइवर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई थी ना, तो हमारी कंट्री के सामने जो 3 चैलेंजेस निकल करके आए थे, जब आप क्लास 12 की जो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस जब आप रीड करोगे, पहला ही चैप्टर है नेशंस बिल्डिंग चैलेंजेस, तो उसमें देखोगे कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो तीन चैलेंजेस निकल के आए थे। पहला चैलेंजेस था डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना, दूसरा था डेवलपमेंट का और तीसरा था कि इतनी डाइवर्स के बाद हम अपनी कंट्री को यूनाइट कैसे करें। उसके बाद भी, इतने यूनाइट होने के बाद भी आज हमारी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और एक यूनाइट कंट्री के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो जो डाइवर्सिटी है वो एक तरीके से क्या करती है, इनइक्वालिटीज को कम करने पर भी क्या करती है, फोकस करती है और देश के अंदर जो हार्मोनी है उसको प्रमोट करने का काम करती है, उसको बनाए रखने का काम करती है। फिर देखिए अब बात करते हैं कि इसको जो स्वाभाविक रूप से अपनाया गया है, तो ये इसकी जो मतलब कि इसे ठीक करने के लिए किसी भी पॉलिसीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये किसको प्रमोट करती है, हार्मोनी और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स होते हैं उसको वो क्या करती है, बढ़ावा देती है। बढ़ावा देने का इसमें क्या है, प्रयास किया जाना चाहिए, तब जाकर के हम और भी ज्यादा स्ट्रांगली क्या रह सकते हैं, यूनाइट रह सकते हैं। फिर देखिए रीजनल डिस्पैरिटीज हमारी के बारे में हम कुछ और इजी पॉइंट्स में समझते हैं, जैसे अनइक्वल डेवलपमेंट। अनइक्वल डेवलपमेंट का मतलब है कि कुछ क्षेत्र में आपको ज़्यादा डेवलपमेंट मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र में आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, आपको दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएंगे, सर्विस सेक्टर अच्छी खासी मिल जाएगी कंपेयर टू रूरल एरिया के। तो जो रूरल एरिया होते हैं, जो लैक बैकवर्ड एरिया होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, बड़े शहर की तरफ मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इनकम गैप नजर आएगा। इनकम गैप कैसे, जो डेवलप्ड रीजन के अंदर में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं कंपेयर टू अनडेवलप्ड एरिया के अंदर। वहाँ पे लोग ज्यादातर किससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो गरीबी के साथ प्रॉपर्टी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं, जो कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, अर्बन एरिया के अंदर वो काफ़ी अच्छे कंडीशंस में होते हैं कंपेयर टू रूरल एरिया। तो ये सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि रीज़न बनता है, एक कारण बनता है माइग्रेशन का। तो जो लोग होते हैं लेस डेवलपमेंट रीजन में जो लोग होते हैं वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए क्या है, वो बड़े बड़े शहर में जाकर के क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे ओवर क्राउडिंग देखने को मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा मिल जाएगी। और जो रूरल एरिया होता है वो आपको नेगलेक्ट यानी कि खाली देखने को मिलेगा आज के टाइम पे। गवर्नमेंट के क्या इफेक्ट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से स्कीम लॉन्च किए जाने चाहिए थे और बहुत से स्कीम लॉन्च भी किए गए हैं ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम किया जा सके। लेकिन आज भी ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे है सरकार के सामने। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो स्कीम लॉन्च किए गए थे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड,
मेक इन इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये आपको कुछ प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे जो सरकार के द्वारा स्कीम लाए गए थे ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर देखिए कुछ चैलेंजेस निकल करके आते हैं। चैलेंजेस में क्या है, इफेक्टिव इंप्लीमेंट्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, करप्शन और जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब देखिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिले, ऐसे बहुत से स्कीम्स हैं, ऐसे बहुत सी जो योजना है जो प्रॉपर तरीके से क्या है एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाया है, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें जो जितना पैसा स्कीम बनाने में नहीं लगा उससे ज्यादा पैसा लग गया एडवर्टाइज करने में, लेकिन फिर भी अभी तक प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। फिर देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे काफी जल्दी और काफी ज्यादा स्कीम्स का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ स्टेट मतलब कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे बेनिफिट ही नहीं मिल पाता स्कीम का। सबसे बड़ा रोल होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है करप्शन। तो करप्शन क्या है, किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी फंड्स आते हैं और जिन एरिया तक उसको पहुंचना चाहिए था, जिन लोगों की भलाई तक लगना चाहिए था, वो फंड वो पैसा वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो जो उसका आधा से ज्यादा पैसा क्या हो जाता है, जो रिसोर्सेस होता है वो क्या हो जाता है, उसका मिसयूज हो जाता है। बाकी एक फैक्टर आपको नजर आएगा जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर्स कैसे, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स का या सर्विसेज का। जैसे अगर हम हिली एरिया की साइड बात करते हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, हिली एरिया होते हैं, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं, उनको पहुंचा पाना काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, जो कि किसका एक रीजन बन जाता है, किसका, रीजनल डिस्पैरिटीज का। अब देखिए ये हमारी कंट्री के अंदर एक सीरियस इशू कैसे बन के रखा है, तो देखिए इसमें भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे इकोनॉमिक डिवाइड हो गया, सोशल इम्पैक्ट हो गया, पॉलिटिकल टेंशन हो गया, अर्बन वर्सेस रूरल एरिया हो गया, सो रूरल वर्सेस अर्बन एरिया। अगर हम इकोनॉमिक डिवाइड की बात करते हैं तो जैसे जस्ट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू बिहार, उड़ीसा जैसे या नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे जो कि अनडेवलप है। तो इसमें इकोनॉमिक गैप आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, तो ये एक रीजन बनता है इकोनॉमिक डिवाइडेड का। सोशल इम्पैक्ट में क्या है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज होते हैं वो एक तरीके से क्या है नेग्लेक्ट, लोगों के अंदर में जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, यानी कि जो क्षेत्र असमानता होते हैं, पिछड़े क्षेत्र के लोगों में एक निराशा को क्या करते हैं, निराशा जैसी फीलिंग्स को, भावनाओं को जन्म देने का भी क्या करता है, काम करता है। पॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं, जो भी डिस्पैरिटीज होती हैं, यानी कि जो भी असमानताएं होती हैं, वो अधिकांश क्या है एक अलग क्रिएशंस या सेपरेशंस की डिमांड को क्या करता है, वो प्रमोट करता है। जैसे कि देखिए 2000 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल बना, यानी कि फिर 2006 में उसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया, बिहार से झारखंड बना। तो एक तरीके से क्या होता है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक सेपरेट स्टेट की भी डिमांड को क्या करता है, बढ़ावा देता है। रूरल वर्सेस अर्बन एरिया की बात करते हैं तो इनके बीच में जो गैप होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया को छोड़ करके क्या करते हैं, अर्बन एरिया के साइड माइग्रेट कर जाते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो इस वजह से ये क्या है, हमारी कंट्री के लिए एक सीरियस इशू बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से जो हमने आंसर डिस्कस किया, यहाँ पे मैं अब आपसे एक क्वेश्चन रखूंगा और वो क्वेश्चन आपको अपने पॉइंट्स में लिखना है कि देखिए यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट कि ये हमारी कंट्री के लिए किस तरीके से एक सीरियस इशू बना हुआ है। इसके लिए आपको क्या, अगर आपको उससे सजेशन पूछा जाए तो आप क्या क्या सजेशन देंगे? अगर आप सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो बच्चे सजेशन देंगे, जिनका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसका सजेशन पिन कर दूंगा ताकि अदर जो भी बच्चे डिस्कशंस के लिए आए तो वो भी देख सके कि हाँ ये सजेशंस हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपको के अकॉर्डिंग, मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग जैसा जैसा सजेशन लगता है आप वैसा सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो सजेशन है अगर आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।